Hello everyone and welcome back to Law After College channel. Are you also dreaming of securing a top rank in CLAT PG exam and get into one of the best NLUs for your LLM or maybe secure a job in one of the PSUs? Then you are in the right place. So basically in today's video, I'm going to break down everything you need to know like the eligibility, the syllabus, the strategy or the best study material for your exam. Plus I'm also going to share with you some great tips to boost your preparation. So make sure you stick till the very end. Last video जो चैनल पे अपलोड की गई थी वो थी LLM हाउ टू डू मास्टर्स इन लॉ इन इंडिया। और अगर आपको LLM करना है तो मैंने आपको कहा था कि क्लैट PG का जो एग्ज़ाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन के आ जाता है आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लैट PG के लिए आपको क्या क्या करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे ये 3 मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंसिवली सारे के सारे केस लॉस कवर कर लिए जाते हैं। जो आपका पेपर है वो इन्हीं केस लॉस में से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं केस लॉस में से आएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। ये सब चीज़ें अगर आपको लेनी है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके हमसे बात कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आप एक अच्छा खासा डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास एक LLB डिग्री होनी चाहिए, उसी के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सेकेंडली इस LLB डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 45% मार्क्स होने चाहिए अगर या तो आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यही बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो यही है। कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया गया है एग्ज़ाम देने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करें कि क्लैट PG ने ही हमें अपनी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो ये है कि सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे पढ़ें ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर अगर आप जाके पढ़ो, ये सब कुछ अवेलेबल है कंसोर्शियम की साइट पे। अगर आप जाओगे वहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया गया है। मैं वहीं से आपको बता रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से हम चीज़ों को उठाएंगे, वहीं से हम चीज़ों को डिकोड करेंगे कि कंसोर्शियम क्या चाहता है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कंसोर्शियम ये कहता है कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड द इशू। यानी कि आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको एक पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा। वो पैसेज जनरली किसी केस लॉ पे बेस्ड होगा या फिर वो पैसेज किसी लीगल इशू पे बेस्ड होगा। पैसेजेस है वो इन्हीं दो चीज़ों में से एक हो सकते हैं। तो जो लीगल इशू बेस्ड पैसेजेस होते हैं वो जनरली आते हैं जूरिस्प्रूडेंस पे आएंगे, इंटरनेशनल लॉ पे आएंगे। इन सब सब्जेक्ट्स पे ऐसे पैसेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो आपके बाकी के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे आपको केस लॉ, कोई भी केस लॉ का एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है, कोई भी पैसेज दे दिया जाता है और आपको वहाँ पे या तो आपको 10 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एक पैसेज से, या फिर आपको 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपको 6 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जनरली यही पैटर्न्स के बीच में कंसोर्शियम अपने आप को चेंज करता रहता है। सेकेंडली कंसोर्शियम कह रहा है कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए ऑफ द इशूज़ डिस्कस्ड इन द पैसेज। यानी कि अगर किसी भी इशू के ऊपर आपको एक पैसेज दिया है तो आपको वो इशू के बारे बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आ गया कि आपको उससे रिलेटेड लीगल इशूज़ और फैक्ट्स पता होने चाहिए जो कि रिलेटेड हैं उससे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इस साल कोई जजमेंट आया जो बात कर रहा है डेथ पेनल्टी की, तो वहाँ पर जो भी इशू है, ठीक है, जो पैसेज में इशू दिया गया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस ऑफ द पैसेज हो गई। उसके बाद कोई भी लीगल इशूज़ या फिर फैक्ट जो उससे रिलेटेड हो सकते हैं। यानी कि जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मान लीजिए आपको बच्चन सिंह केस की हम बात करते हैं, ठीक है। क्या कहा गया था कि डेथ पेनल्टी किस केसेस में दी जाएगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको बच्चन सिंह का केस पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये एक ऐसा लीगल इशू है जो कि रिलेटेड है इस इशू से जो कि इस साल के किसी केस लॉ में पूछा गया है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जजमेंट है या फिर ये जो पैसेज है ये किस जजमेंट या फिर किस स्टैट्यूट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये आपको नॉलेज बेसिकली होनी चाहिए। लास्टली ये भी कहा गया है कि आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू अप्लाई योर नॉलेज ऑफ द फील्ड्स ऑफ लॉ डिस्कस्ड इन द पैसेज। यानी कि कोई भी लॉ जो कि रिलेट कर रहा है उससे, जैसे यहाँ पे हमने डेथ पेनल्टी की बात की, तो ऐसा कोई भी लॉ जो इन सब इशूज से रिलेट कर रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर हम IPC के सेक्शंस की बात करें, हम IPC के सेक्शंस जितने हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पे कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए आपको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। हमें ये पता है कि हर ऑफेंस के लिए डेथ पेनल्टी नहीं मिलती है। देयर आर सम ऑफ द ऑफेंसेस जिनके लिए डेथ पेनल्टी दी जाती है। जैसे वन ऑफ इट इज़ अगर हम कोई भी क्राइम करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, जैसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, या फिर मर्डर के केसेस में जो हमारा सेक्शन 300 है वहाँ पे भी हमें डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे करके, ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, ये कहीं पर भी पूछा नहीं गया, बट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ऐसे करके आपके पास एक पैसेज आ सकता है और उस पैसेज में से कंसोर्शियम
expects you to answer everything, expects you to know the legal issue that concerns the judgment. अब basically अब हमारे पास ये बात आती है कि यहाँ पे ये जो पैसेज है ये कहाँ से आएगा, तो वो पैसेज कहाँ से आएगा और हमें किन पैसेजेस को पढ़ना चाहिए और कैसे हमें ये क्वेश्चंस हम आंसर कर सकते हैं, वो भी आगे कंसोर्शियम ने दिया है, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे। ये जो 3 चीज़ें दी है ना, प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, इसमें कंसोर्शियम सब कुछ बताता रहा है जो आपको करना है, और यही स्ट्रैटेजी अगर आपने अपने पूरे साल रखी, आपका पेपर डेफिनेटली निकलेगा। देखिए ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। सबसे पहले वो कह रहा है कि आपको रीड एंड रिफ्रेश करना है योर नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स, ठीक है, एंड ट्राई टू डिसर्न वेरियस इशूज डिस्कस्ड इन सच जजमेंट्स। यानी कि सबसे पहली चीज़ हमने क्या की, सबसे पहले हमने रीड करना है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को, और आपको रिमेंबर होने चाहिए वो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कौन से हैं? क्या यहाँ पे क्लैट पीजी ने आपको एक टाइम फ्रेम दिया, इसी साल के जजमेंट्स पढ़ने हैं? स्टूडेंट्स जनरली आस्क मी कि मैम कहाँ तक के जजमेंट्स हमको पढ़ने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पे कहा है कि रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, पर्टिकुलरली दोज दैट मे हैव डिस्कस्ड इन रीसेंट जजमेंट्स। इट वुड ऑल्सो बी यूजफुल टू इंश्योर यू आर अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल केस लॉस, ठीक है, and amendments related to such provisions so that you have a more complete awareness of such provisions and the issues related to them। तो कुछ पॉइंट्स है जो हम यहाँ से डिकोड करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा आपको आपकी प्रिपरेशन में एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग से कहा गया है, ठीक है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद कहा है अदर लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, जैसे कि आपके क्रिमिनल लॉज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया। तो वहाँ से आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को पढ़ना है, रिफ्रेश करनी है उनकी नॉलेज। और ये जो प्रोविजंस हैं ये बेसिकली वो होनी चाहिए जो कि रीसेंट जजमेंट्स में पूछे गए हों, ठीक है। प्लस कंसोर्शियम में ये भी कहा, तो सेकेंडली रीसेंट जजमेंट की बात कह दी गई। प्लस कंसोर्शियम ने ये भी कहा कि इट विल बी यूजफुल टू इंश्योर यू आर अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल केसेस एंड अमेंडमेंट्स। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में भी हुई है, हिस्टोरिकल केस लॉस यहाँ पे साफ साफ दिया है, हिस्टोरिकल केस लॉस भी आपको पता होने चाहिए। यानी कि कंसोर्शियम इज नॉट गोइंग टू आस्क यू ओनली द केस लॉस दैट आर वेरी रीसेंट, इट कैन आस्क यू हिस्टोरिकल केस लॉस एज वेल। और अमेंडमेंट्स भी आपको पता होनी चाहिए, है ना, तो वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट हो गया कि आपको कुछ अमेंडमेंट हुई है, वो सब आपको पता होना चाहिए। और कंप्लीट अवेयरनेस आपको रखने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा एग्ज़ाम ये ट्रिकी इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ऐसा नहीं है कि अगर कंसोर्शियम ये कह देता है कि आपको इस साल के जजमेंट करने हैं, यानी कि पिछले साल जब दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो गया है, तो आपको जिस दिन ये एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से दिसंबर 2024 से लेकर के नवंबर 2025 तक, या फिर एग्ज़ाम जब भी होता है वहाँ तक आपको ये सारे जजमेंट्स जो है वो करने हैं। तो हम इतना ही पढ़ते, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपको रीसेंट भी करना है, आपको हिस्टोरिकल केस लॉस भी करने हैं, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरह करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई। अब इसके लिए क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आगे चलते हैं, अभी हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेपर का फॉर्मेट क्या होने वाला है। आपका जो पेपर है वो 120 मार्क्स का पेपर होगा। 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यानी कि 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और 120 मिनट्स का ही आपको टाइम मिल रहा है। उसके बाद आपके पास 1 मार्क्स आपको मिलेगा फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन, फॉर ईच करेक्ट आंसर दैट यू गिव इन द एग्जाम, एंड 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई भी गलत आंसर करते हैं तो वहाँ पे 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है जो डिडक्ट की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सिलेबस देखें तो देखो यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अलग से लिखा गया। उसके बाद अदर एरियाज ऑफ लॉ बताए गए हैं, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, और ऐसे जितने भी यहाँ पे लॉज बताए गए हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम अपनी प्रिपरेशन जो करेंगे हमारे पूरे साल वो इन्हीं लॉज में से करेंगे। लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2024 को हुआ था। यानी कि अगर हम उससे लास्ट ईयर की बात करें तो वो एग्ज़ाम आपका 3 दिसंबर को हुआ था 2023 में। तो बेसिकली दिसंबर का जो फर्स्ट संडे होता है उसमें आपका एग्ज़ाम होता है। तो इस दिस ईयर इट इज़ सेफ टू से दैट योर एग्ज़ाम विल बी ऑन 7 दिसंबर 2025। ठीक है, तो यहाँ तक का आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने का, अभी करेक्ट टाइम है। अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, बहुत स्मूथली इस टाइम फ्रेम तक आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। आपके एग्जाम का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन या एनरोलमेंट है वो अराउंड जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ईयर भी यू कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड जुलाई में फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, एंड अराउंड अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलिंग आपको अलाउड रहेगी।
तो उस ड्यूरेशन में आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने की फ़ीस भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इफ़ यू आर फ्रॉम दीज कैटेगरीज जनरल, OBC, NRI, तो आपके 4000 रुपीज़ इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म फी। एंड इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम दीज कैटेगरीज देन यू आर हैविंग अ 500 रुपीज़ रिलैक्सेशन एंड 3500 इज़ योर एप्लीकेशन फ़ी। इसके साथ कंसोर्शियम आपको जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही होगी वहाँ पे आपको पास्ट ईयर पेपर्स भी प्रोवाइड करता है कंसोर्शियम, बट इट इज़ एट अ चार्जेबल रेट ऑफ ₹500। हमारे चैनल पे जब भी आप कोई भी मटेरियल को परचेस करेंगे आपको फ्री में पास्ट ईयर पेपर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पास्ट 5 ईयर्स के पेपर आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ऑल राइट, इसी के साथ अगर मैं आपको एक फाइनल टिप देना चाहूँ तो देखिए, हमने ये देखा कि आपको क्या करना है, आपको रीसेंट केसेस पता होने चाहिए। रीसेंट के लिए हमारे पास कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है। तो रीसेंट भी आपके 2 तरीके के होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं मैं उनको यही बताती हूँ कि रीसेंट आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला रीसेंट होता है आपका इस साल का, यानी कि 2025 जो ईयर है वहाँ पे जनवरी से लेकर के नवंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉस आ रहे हैं वो आपके रीसेंट में आ जाते हैं। और रीसेंट का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि पिछले कुछ 2 4 5 साल के जो जजमेंट्स हैं उन्हें भी कंसोर्शियम रीसेंट में ही मानता है। तो यानी कि इट इज सेफ टू से दैट फ्रॉम 2020 यू शुड नो ऑल द जजमेंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, ओनली इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज दैट देर आर सो मेनी जजमेंट, तो हाउ विल वी नो कि व्हाट आर द जजमेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट, कैसे जजमेंट्स को समझेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। तो इसके लिए भी हमारे चैनल पे अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जजमेंट्स को अगर आपको सेग्रीगेट करना है, जजमेंट्स जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, इफ़ यू हैव टू सेग्रीगेट दोज जजमेंट्स, तो वो कैसे किया जाता है। और ये सब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे स्टडी मटीरियल में 1950 से लेकर के 2025 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, यानी कि 1950-51 में भी जो केसेस आए हैं और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ नाम आपने सुने होंगे, चंपाकम दोईराजन केस हो गया, केशवानंदा भारती हो गया, मिनर्वा मिल्स हो गया, ये सब केसेस भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब केसेस भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वहाँ से लेकर के 2025 तक सारे जजमेंट्स आपके कवर हो जाएंगे। सेकेंडली अगर हम यहाँ पे देखें जो मैं बात कह रही थी, सेकेंडली कंसोर्शियम ने ये भी कहा था जब हमने ऊपर देखा था दैट कंसोर्शियम वांट्स यू टू डू हिस्टोरिकल केस लॉस एज वेल। तो आपको जैसे कि मैंने बताया लैंडमार्क केसेस भी आपको करने होते हैं, जो पास्ट के लैंडमार्क केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, वो भी हमारे मटेरियल में कवर हो जाते हैं। थर्डली आपको लॉ की जानकारी होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। ये 3 स्टेप प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं एंड यू कपल इट अप with the past year question papers, so you are definitely going to crack this exam। और अगर मैं आपको बुक की बात बताऊं that which is one book that you need to refer, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, किसी भी जुडिशरी प्रीलिम्स की आप बुक लेंगे तो वहाँ पे आपको जो भी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है देख लेना कि कौन सी ऐसी बुक है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ आपके जो सब्जेक्ट्स कंसोर्शियम ने प्रोवाइड किए, हमने ऊपर देखे, वो मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स किस बुक में कवर हो रहे हैं। किसी भी जुडिशरी प्रीलिम्स की एक बुक आप लेंगे प्लस आप अपने सब्जेक्ट्स की बेयर एक्ट्स को अपने साथ रखेंगे, कंबाइनिंग दीज 2 सोर्सेज आर मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक क्लैट PG एग्जाम। नाउ दिस इज माई पर्सनल व्यू दैट आई एम गिविंग यू, आई हैव ऑल्सो क्रैक दिस एग्जाम एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विथ यू।